डेली नोवेल्स के नए चैप्टर सुनने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। PH 266 रेगालिया मैं आ रहा हूँ। पूरा शहर आज विक्रांत के भाग जाने की बात से हैरान था। कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल आज बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि आज तक विक्रांत के खौफ की वजह से कॉलेज के प्रोफेसर्स कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट को कुछ नहीं कह सकते थे। पर जैसे ही उन्हें विक्रांत के शहर छोड़कर भाग जाने की खबर मिली, उन्होंने सबसे पहले उन गुंडों के नाम सॉर्ट किए और उन्हें कॉलेज से रेस्टिगेट किया और उन पर किसी और कॉलेज में पढ़ने से भी बैन लगा दिया। एक ही घटना से पूरे कॉलेज को एक ही दिन के अंदर साफ कर दिया। साथ ही कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज में उसी दिन जल्दबाजी में पूरे कॉलेज के हर कोने में सीसीटीवी बिठा दिया और उन गुंडों को कॉलेज के गेट के अंदर आने से बैन करवा दिया। कॉलेज प्रशासन का ऐसा रवैया देखकर सारी गैंग्स भी हैरान हो गई थी। इस वक्त वो सभी लोग ये सपना देख रहे थे कि वो लोग कॉलेज से बाहर निकलकर शहर पर अपना कब्जा जमा देंगे, पर अब ये हालात थे कि उन्हें कॉलेज से ही बैन कर दिया था और उनकी आगे की पढ़ाई भी बंद करवा दी थी। सभी गैंग वाले पीछे हट रहे थे, पर प्रकाश पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसे पूरे शहर पर कब्जा करने की इच्छा थी। उसने कॉलेज से बाद निपटने का सोचा और वो सीधा शहर पर कब्जा करने की अपनी योजना को काम में लाने के बारे में सोच रहा था। उसने रात को होने वाली सीक्रेट मीटिंग को ऐसे ही होने देने का फैसला किया और बाकी गैंग्स को इसमें कंपलसरी उपस्थित रहने की सूचना दे डाली। इधर प्रकाश के गैंग में ही एक सामान्य सदस्य के रूप में शौर्य सारी बातों पर ध्यान से नजर रखा हुआ था। आखिर प्रकाश की वजह से सारी गैंग्स आज रात की मीटिंग के लिए तैयार हो गई, पर उन्होंने शर्त रखी कि इस मीटिंग में वो लोग शौर्य का अंत करेंगे। क्योंकि उन सभी के खौफ को मिटाने की शुरुआत हो शौर्य ने कॉलेज में उन 18 गुंडों को मार कर दी थी, और इसीलिए उन्होंने शौर्य को सबसे पहले पकड़ने के बारे में कहा। प्रकाश ने भी इस धरती को मानकर अपने कई सारे आदमियों को शौर्य को शहर में ढूंढ कर लाने के लिए भेज दिया। उसने साफ ऑर्डर दिए कि अगर शौर्य नहीं मिला तो वो लोग उसके परिवार को पकड़कर उसके सामने ला सकते हैं। और इसी के चलते जब प्रकाश के आदमियों को शौर्य नहीं मिला तो वो लोग शौर्य के घर पर चले गए। इन गुंडों में शौर्य सभी से आगे था। उसने घर के पास पहुंचते ही बाकी गुंडों को रुकने के लिए कहा और बोला, तुम लोग यहीं रुक जाओ, मेरे पास एक तरकीब है जिससे उसकी पत्नी हमारे साथ दौड़कर अपने आप चली आएगी। ये सुनकर उन गुंडों पर उस पर यकीन नहीं हुआ, पर शौर्य बोला, अरे भाई लोग बस अपन पर भरोसा करो और अपने को एक मौका दो। अगर वो नहीं आए तो तुम लोग घुस जाना अंदर और उसे उठाकर लेकर आना। ये सुनकर उन गुंडों के साथ आए लीडर ने हंसते हुए कहा, हमने सुना है उस शौर्य की बीवी बहुत ही कड़क माल है। लगता है तेरा उस पर दिल आ गया है। जा तू भी क्या याद रखेगा। तभी शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन मत लो, मैं इसे जरूर याद रखूंगा और सारा हिसाब करूंगा। शौर्य की बात किसी को समझ नहीं आई और वो लोग उसे जाने देने लगे। शौर्य तुरंत अपने डिलीवरी बॉय के कपड़ों को पहनकर घर के सामने गया और मुस्कुराते हुए अद्विका से कुछ कहने लगा। और अगले ही पल अद्विका ने घर को लॉक किया और शौर्य के साथ नीचे उतर कर आ गई। शौर्य को ऐसे आते देख गुंडों को कुछ समझ नहीं आया, पर उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ियों को घुमाया और वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। शौर्य और अद्विका आराम से आकर एक गाड़ी के अंदर बैठ गए और मीटिंग की जगह की ओर निकल गए। आधे घंटे के लगातार ट्रैवल के बाद वो लोग शहर के बाहर एक बड़े से मैदान पर पहुंच गए। यहाँ पहुंचते ही शौर्य और अद्विका की आंखें चमक उठी। वही रक्त सम्राज्ञी जो इस वक्त अद्विका के शरीर में थी, वो भी खुशी से उसके चेतना सागर में झूमकर नाचने लगी। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के कानों में पड़ी, होस्ट अगर आप इन सभी लोगों को खत्म करते हैं तो आपके पुण्य में काफी ज्यादा वृद्धि होगी और आपका पुण्य 40% तक बढ़ जाएगा। यहाँ आए हुए हर आदमी के हाथ मासूमों के खून से सने हुए हैं। इन लोगों ने पिछले कुछ सालों में हजारों लोगों की जानें ली है। अगर आप इन लोगों को खत्म करते हो तो उन लोगों की प्रार्थना का फल आपको प्राप्त होगा, और अगर आप इन्हें खत्म करने के बाद अपने नाम का उपयोग करते हैं तो आपके भक्तों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आई। वो अद्विका को अपने साथ लेकर आराम से आगे जाने लगा। इस वक्त स्टेज के ऊपर प्रकाश, रूपेश, इरफान और देवा बैठे हुए थे। शौर्य अद्विका को उनके सामने लेकर आया और बोला, भाई लोग, अपने को उसके घर से उसकी बीवी मिली है और अपन उसको ये बोलकर लाया कि आज यहाँ बहुत बड़े लोग स्टेज के ऊपर एक खतरनाक शो दिखाने वाले हैं।
ये सुनकर उन चारों ने शौर्य को देखा, फिर अद्विका को जब उन्होंने देखा तो वो लोग उसे देखते ही रह गए। उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि अद्विका को देखते ही उनका मन मचल चुका था। पर अद्विका और शौर्य ने इस पर ध्यान अभी दिया और शौर्य ने अद्विका को स्टेज के कोने में खड़ा कर दिया ताकि बाकी गैंग मेंबर्स भी अद्विका को साफ देख सके। तभी रूपेश ने अपना हाथ हिलाया और बोला, यहाँ आए चारों गैंग्स के मेंबर्स, मैं आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विक्रांत सर हमें छोड़कर अचानक चले गए हैं, तो अब हमारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं है। पर चिंता मत करो, आज तक हम कॉलेज की चार दीवारी के अंदर अपना बिजनेस कर रहे थे, पर इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम हमारा एरिया बढ़ाएंगे और इस शहर के ऊपर अपना कब्जा जमाएंगे। पहले हम महीने में 1-2 लड़कियां और कुछ किलो ड्रग्स बेचते थे, पर अब हम हर महीने कम से कम 50 लड़कियां बेचेंगे और कम से कम 100 किलो ड्रग्स एक महीने में बेच देंगे। अब तुम ही सोचो, अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा। इसीलिए आज हम सभी लोग यहाँ आए हैं। तभी प्रकाश ने एक बार सभी को देखा और फिर अद्विका की ओर मुड़ते हुए बोला, हम इस शहर को चारों गैंग्स में बराबर बांटेंगे और फिर हमारा धंधा इसके अंदर शुरू कर देंगे। जैसे जैसे लोग हमारी गैंग के साथ जुड़ेंगे वैसे वैसे हम हमारी गैंग्स को टेरिटरी को बड़ा करते जाएंगे। दोस्तों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन हम सभी के लिए मुंबई पर कब्जा करना भी मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर सभी गुंडे जयकारा लगाते हुए बोले, चलो मुंबई, मुंबई लेकर रहेंगे। तभी बड़ी स्क्रीन पर अचानक चार लोग 4 सेक्शन में दिखने लगे। जब शौर्य की नजर उन पर गई, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी प्रकाश और बाकी 4 लोगों ने अपने सीने पर मुट्ठियां मारी और उन्होंने झुककर प्रणाम किया। शौर्य को ही समझ में आ गया कि ये चारों इन 4 गैंग्स के माया बाप हैं। तभी उन चारों में से एक अफ्रीकन मूल का काला आदमी बोला, हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। मैं आप सभी को सबसे पहले हम चारों की पहचान कराता हूँ। हम चारों एक ही गैंग के लोग हैं और हमारी गैंग को दुनिया भर के लोग रिगालिया कहते हैं। हमारा बिजनेस मेनली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेव ट्रेडिंग में ज्यादा होता है और उसके बाद दूसरा मेन काम है ड्रग्स। तो आज मुझे आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग अब उस छोटे कॉलेज को छोड़ दो और शहर में अपने पैर पसार दो। मुझे खबर मिली है कि विक्रांत भाग गया है, पर मैं तुम्हें बता दूं, हमारे धंधे के अंदर आप आ तो सकते हो पर बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजाई, पर तभी देवा आगे आया और बोला, मास्टर, हमारे शहर पर हमारी गैंग्स पर पुलिस ने कार्यवाही एक लड़के की वजह से शुरू की थी और उसने हम सभी के गैंग्स से किसी ना किसी को मारा था। तो हमने सोचा था कि इस शहर के लोगों के सामने सबसे पहले उसकी लाश दिखाए और बाद में हमारा एक्सपेंशन करे, पर वो साला चूहा हमें नहीं मिला, पर उस लड़के की बीवी हमें मिली है। इतना कहकर देवा ने अद्विका की ओर इशारा किया। अद्विका वहां कोने में बिना डरे आराम से खड़ी थी और एक तिरछी मुस्कान के साथ स्क्रीन पर दिख रहे चारों लोगों को ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उन चारों ने अद्विका को ध्यान से देखा, स्क्रीन के उस पार बैठे आदमियों को अचानक डर का एहसास हुआ। तभी अद्विका अपनी जगह से धीरे धीरे लहराते हुए चलकर उस स्क्रीन के सामने सही और बड़ी ही अदा के साथ बोली, हेलो बॉयज। अद्विका की आवाज में थोड़ी शरारत थी, जिसे सुनकर सभी मौजूद लोगों के शरीर में करंट दौड़ गया। वहीं खड़ा शौर्य हल्के से मुस्कुरा रहा था और हल्के से बड़बड़ाया, अगर इतनी प्यारी आवाज में तुम मेरे साथ बात करो तो मैं एक ही बार में क्रिकेट की टीम बना दूं। शौर्य ने ये बात धीरे कहा था, इसीलिए ये बात किसी को सुनाई नहीं दी, पर अद्विका ने ये साफ साफ सुन लिया था। उसने अचानक पीछे मुड़कर शौर्य को अपनी नशीली आंखों से देखा और कातिल मुस्कान दी, जिस देखकर शौर्य की एक धड़कन स्किप कर गई। वहीं स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे 4 लोगों ने जब अद्विका को देखा, उनकी आंखें चमक गई। इतनी खूबसूरत लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उनका दिल भी मचलने लगा। तभी प्रकाश आगे आया और बोला, बॉस, ये उस लड़के की पत्नी है। हम उससे दुश्मनी निकालने के लिए आज इसकी वो हालत करेंगे कि सारी दुनिया इसके खूबसूरती के चर्चे करेगी। प्रकाश के ऐसा कहते ही अद्विका के चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए। अद्विका के बदलते भाव देखकर शौर्य समझ गया कि वक्त हो चुका है और उसने अपनी जेब से कुछ पत्थर निकाले और आसमान में फेंक दिए। उसके ऐसा करते ही रात के अंधेरे में एक लाल रंग का बैरियर चारों तरफ तैयार हो गया। इधर स्टेज पर खड़ी अद्विका की ड्रेस सुर्ख लाल रंग की हो गई और अगले ही पल उसके हाथ में एक लंबी और पतली लाल रंग की तलवार प्रकट हो गई। उस तलवार को देखकर वहां खड़ा हर कोई दंग रह गया, क्योंकि उस तलवार से एक डरावनी आभा निकल रही थी। अद्विका ने अपना हाथ तलवार के साथ लहराया और उससे कुछ ही दूरी पर खड़े प्रकाश को अपना पहला शिकार बना दिया।
पलक झपकते ही प्रकाश दो टुकड़ों में बट गया, पर अद्विका वहीं नहीं रुकी। उसने बेरहमी से प्रकाश के और दो एक्स्ट्रा टुकड़े कर दिए। मंजर इतना भयानक था कि वहां मौजूद लोगों की रूह तक कांप गई। प्रकाश, जो उन सभी में सबसे ताकतवर और चालाक इंसान था, वो इस तरह मारा जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तभी अचानक शौर्य दौड़ते हुए देवा के पास गया और उसने एक ही झटके से देवा का सिर उसके शरीर से बालों को पकड़कर अलग कर दिया। अगले ही पल सभी के सामने शौर्य का चेहरा एकदम से बदलने लगा और तब जाकर सभी को समझ आया कि शौर्य उनके सामने आ चुका है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने ना आव देखा ना तब स्टेज से सीधा सामने खड़े लोगों में छलांग लगा दी और वहां कोहराम मचा दिया। सारे गुंडे यहां वहां दौड़ने लगे। उनके अंदर डर पूरी तरह बैठ गया था। वो ये भी भूल गए कि वो लोग संख्या में अधिक थे। अब बस उनका एक ही टारगेट था और वो था अपनी जान बचाकर इस जगह से दूर भाग जाना। पर जैसे ही वो लोग उस मैदान से बाहर निकले, उस लाल रंग के बैरियर से वो लोग टकरा गए, पर उस बैरियर ने उन्हें बिल्कुल भी रोक नहीं और उनका शरीर उस बैरियर को पार कर गया। पर दूसरी तरफ जो गया था वो सिर्फ उनके शरीर की हड्डियां थी। जब बाकी लोगों को ये पता चल तब तक देर हो चुकी थी। कई लोग पहले ही उसके पार कूद गए थे। अब जो वहां तक दौड़कर आए थे वो तुरंत पीछे हट गए और अंदर जाने लगे, पर सामने से साक्षात मौत के देवता आ रहे थे। शौर्य और अद्विका उन लोगों को बड़ी ही बेदर्द तरीके से काट रहे थे। उनका वार उन गुंडों के शरीर के जिस हिस्से पर लगता था वो हिस्सा उनके शरीर से अलग हो रहा था। वहां का कत्लेआम देखकर जिंदा बचे लोगों की भी हवाइयां उड़ने लगी थी। उन्हें उल्टियां होने लगी थी। पर शौर्य और अद्विका बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों की लाशें उस मैदान में बिछ गई थी। स्क्रीन के उस पार बैठे रिगालिया के लोग इसे देख रहे थे। उनकी रूह भी कांप चुकी थी। उन्हें अब सामने के नजारों को देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब स्टेज पर सिर्फ इरफान और रूपेश बचे थे, जिन्होंने पहले ही डर के मारे सब कुछ गिला कर रहा था। इरफान तो वहां रुककर उल्टियों पे उल्टियां कर रहा था। शौर्य अद्विका के साथ चलते हुए उन दोनों के सामने आया और फिर उसने चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही दोनों ने सिर उठाकर शौर्य की ओर देखा। उन दोनों ने अपने हाथ जोड़ लिए और माफी मांगना शुरू किया। शौर्य के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। फिर शौर्य ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हें बड़ा मजा आता है ना जब मासूम लोगों को तुम बेरहमी से मारते हो। अब क्या हुआ, अब खुश हो जाओ और जश्न मनाओ, क्योंकि अब भी तो लोग मारे गए हैं ना। शौर्य की बात सुनकर रूपेश ने एक और बार उल्टी कर दी, पर शौर्य ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और इरफान के पास गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक लंबी लोहे की छड़ प्रकट हो गई। फिर शौर्य ने इरफान को देखा और बोला, इरफान, मैंने सुना है कि पिछले साल तुमने एक लड़की को ऐसे ही छड़ से मारा था। ये सुनकर इरफान की आंखें फट गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता चल गया कि शौर्य उसके साथ क्या करने वाला है। और अगले ही पल उसकी सोच सच साबित हुई। शौर्य ने वो डंडा इरफान के मुंह में घुसेड़ दिया और वो आर पार होकर पीछे से निकल गया। शौर्य की हैवानियत देखकर स्क्रीन पर देख रहे चारों लोगों के शरीर का एक हिस्सा अधिक सख्त हो गया। इधर अद्विका ने रूपेश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। उन सभी को निपटाने के बाद शौर्य ने एक नजर स्क्रीन पर डाली और बोला, रेगालिया, जस्ट वेट, आई एम कमिंग फॉर यू। अब शौर्य का अगला कदम क्या होगा? CH 267 दी डोमिनोज। शौर्य और अद्विका ने चारों गैंग्स को एक ही रात में खत्म कर दिया था और रेगालिया की सारी जड़ें शहर से मिटा दी थी। रेगालिया के मुखिया भी इसे देखकर हैरान थे। उन्हें भी अब देश से बाहर रहकर भी डर लगने लगा था। दूसरे दिन सुबह कुछ काम पर जाने वाले मजदूर उस मैदान के पास वाले रास्ते से अपने काम पर जा रहे थे। उस वक्त अचानक उनकी नजर खून से सने उस मैदान पर गई और जो नजारा उनके सामने दिखा उसे देखकर उन मजदूरों की चीखें निकल गई। उन्होंने जल्दबाजी में पुलिस को बुला लिया। जब ये बात विराज को पता चली, उसे मालूम हो गया कि चारों गैंग्स शहर से खत्म हो चुकी है। विराज अपने पुलिस वाले लोगों के साथ यहाँ पहुंच गया था, पर जब उसने खुद ये रक्तपात देखा, उसकी आंखें भी डर के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो नजारा उसके सामने था वो बेहद ही गंदा और डरावना था। ये बाल्या भाई और MLA के नरसंहार से भी ज्यादा खतरनाक था। तभी विराज की नजर वहां लगे स्क्रीन के ऊपर गई, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। ये एक संदेश था शहर के लोगों के लिए। विराज ने तुरंत उसकी फोटो ली और फिर उस मैसेज को पढ़ने लगा। आज शहर से जुर्म और जुर्म करने वालों का खात्मा हो चुका है। आज से इस शहर में लड़कियां और आम लोग अपना जीवन बिना किसी चिंता के बीता पाएंगे। आज से इस शहर में शांति बरकरार रहेगी। अगर किसी ने इस शांति को भंग करने की कोशिश की तो उनका भी यही हाल होगा।
आपका अपना शूर भैरो। इस मैसेज को पढ़ने के बाद विराज ने इस मैसेज को जानबूझकर लोगों के बीच फैला दिया। जब लोगों को ये मैसेज मिला तो पहले वो बहुत खुश हो गए, पर जब उन्होंने आखिरी लाइंस पढ़ी उनके अंदर डर ने जगह ली। क्योंकि अगर उनमें से किसी ने पाप करने की कोशिश की या पाप का रास्ता अपनाया तो उनका हाल इनकी ही तरह हो जाएगा, यानी उन्हें टुकड़ों में काट कर फेंक दिया जाएगा। इस गैंग के लड़कों के परिवार वाले भी अब डरकर घर के अंदर दुबके बैठे थे। कुछ लड़कों के परिवार वालों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बच्चे ऐसी गैंग्स का हिस्सा थे। ऐसी ही हालत प्रकाश और रूपेश के घर वालों की थी। उन्हें जब पता चला कि उनके बच्चे इन गैंग्स के लीडर थे तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। उन्होंने तो पुलिस पर ही आरोप लगाए कि वो लोग उनके बेटों को बदनाम कर रहे हैं। पर तभी उन पीड़ित लड़कियों के माता पिता ने उन्हें घेर लिया और सारी सच्चाई उनके सामने खोलकर रख दी। इसे सुनकर रूपेश के पिता का स्वाभिमान डोल गया और उसने गुस्से से कहा, मेरा ऐसा कोई पापी बेटा नहीं है, मैं उसकी चिता को अग्नि भी नहीं दूंगा। वही बात उसके बाद प्रकाश के पिता ने भी कही। वहां मौजूद लोगों ने उन दोनों को ऐसा करने पर उनकी सराहना की। कुछ ने तो ये भी कहा कि तुम्हारे पाप इतने बढ़ जाते हैं कि उसकी सजा मिलने के बाद भी उसके देह को इस तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है, पर उनका पाप खत्म नहीं होता। पूरे शहर में दूसरा दिन इसी बात के बारे में बात कर रहा था। इधर कॉलेज के अंदर मिठाइयां बांटी गई। बच्चों ने उन लोगों के प्रतीकात्मक पुतले जलाए और नारे लगाए। पूरा शहर अब अचानक एक शांति को महसूस कर रहा था। पर इधर विराज का काम बढ़ चुका था। वो डीजीपी को ये नहीं समझा पा रहा था कि इनकी मौत अच्छी घटना है। वहीं ह्यूमन राइट्स वाले और कुछ वोक लोगों ने इन गुंडों की मौत पर जंतर मंतर दिल्ली पर कैंडल मार्च निकाला। पर उन्हें क्या पता कि उनके इस हरकत की वजह से उन्होंने अपने लिए एक मुसीबत बुला ली है। गीतांजलि कॉरपोरेशन ने तुरंत उसी दिन इन वोक लोगों की इस हरकत की निंदा की और उसके बाद उनके बिजनेस और काम धंधे को बर्बाद करना शुरू कर दिया। साथ ही इन लोगों की फोटोज और इंफॉर्मेशन को मीडिया द्वारा शेयर किया गया और इन्हें देखते ही पीटने की मांग कर दी। अब जब गीतांजलि कॉरपोरेशन ने ऐसी बात कही थी तो इसके साइड इफेक्ट पूरे देश में तो होने ही थे। रात 12 बजे तक इन कैंडल मार्च निकलने वालों को कुत्तों की तरह पकड़ कर पीटा गया। पूरे देश में हर तरफ इन लोगों को पीटा गया था और उनकी पिटाई को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इधर ह्यूमन राइट्स वालों को जैसे ही पता चला कि वो लोग एक बार फिर गीतांजलि कॉरपोरेशन के सामने खड़े हैं, उन्हें पिछली बात याद आ गई और उन्होंने अपना मुंह बंद करके चुपचाप पीछे हटना सही समझा। अंत में देश के प्रधानमंत्री ने भी इन गैंग्स और वहां फैले अराजकता को मिटाने के लिए खुद ऑनलाइन आकर शुरूभेरों का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट के बाद अचानक इस घटना की निंदा करने वाले गायब हो गए। पूरा देश इस घटना को एक अच्छी शुरुआत की तरह रहा था। वहीं देश के बाकी शहरों में ऑपरेट हो रही छोटी मोटी गैंग्स की हवा टाइट हो चुकी थी। अब उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि अगली बारी उनके शहर की हो सकती है। इसी डर से उन लोगों ने अपने आप को नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर खुद को सरेंडर करना सही समझा। वहीं डीजीपी ने उन पूर्व पुलिस ऑफिसर्स को एक ही साथ सस्पेंड कर दिया और उनके ऊपर ड्यूटी को सही तरह से ना निभाने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्यवाही की भी हर लेवल से तारीफ होने लगी। पर इन सभी बातों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति शौर्य और अद्विका इस वक्त अफ्रीका महाद्वीप पर सवाना ग्रासलैंड के ऊपर उड़ रहे थे। शौर्य अद्विका को अफ्रीकन सफारी के मजे लेने दे रहा था। उड़ते उड़ते दोनों कांगो नदी को पार करके वहां मौजूद वर्षा वनों के अंदर पहुंच गए। यहाँ आकर दोनों में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, घास और कीटकों को देखा और उनकी तस्वीरें ली। घूमते घूमते जंगल के बीच रहने वाले आदिवासियों के एक गांव में दोनों आ पहुंचे। यहाँ आकर शौर्य ने उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो एक कुपोषित सा दिखने वाला छोटा लड़का आगे आया जिसे थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती थी। पर शौर्य को अंग्रेजी में बात करना अच्छा नहीं लगता था। अंग्रेजी भाषा उसे गुलामी का एहसास दिलाती थी। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया जिसके हाथ में एक डंडा था जिसके ऊपर भेड़ के सिर की हड्डी लगाई हुई थी और उसने एक लाल रंग का कपड़ा अपने शरीर पर लिपटा हुआ था। उसने शौर्य और अद्विका को ध्यान से देखा और फिर दोनों हाथ जोड़कर उसने कहा, राम राम। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने भी बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शौर्य का प्रणाम स्वीकार करते हुए उस बूढ़े ने शौर्य से कहा, आपका हमारे गांव में स्वागत है। मेरा नाम विलास है और मैं यहाँ के हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। उस बूढ़े के मुंह से ऐसी हिंदी सुनकर शौर्य एकदम हैरान होकर उस बूढ़े को देखने लगा। तब उस बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा परिवार इस गांव में पिछले कई दशकों से रह रहा है।
और हम हिंदी भाषा हमारे घर के अंदर पहले से बोलते आए हैं, इसीलिए मैं ये भाषा बोल सकता हूँ। शौर्य ने ये सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर आसपास एकत्रित लोगों को देखने लगा। फिर उसने उनसे पूछा, क्या आपके गांव के सभी लोग हिंदी बोलते हैं? इस सवाल पर वो बूढ़ा और गांव के लोग हंसने लगे और बोले, हाँ, ये पूरा गांव हमारे ही परिवार से है, तो हम हिंदी भाषा ही बोलते हैं। तभी अद्विका बोली, फिर आपके इस छोटे बच्चे ने हमसे पहले इंग्लिश में बात क्यों की? इस पर वह छोटा लड़का तपाक से बोला, मुझे लगा आप लोग पाकिस्तानी हो। वो लोग भी तो आप लोगों की तरह ही दिखते हैं। ये सुनकर शौर्य ने सिर पीट लिया और बोला, हाँ, इन पाकिस्तानियों ने पूरे दुनिया को परेशान कर दिया है और इनकी वजह से हम भारतीयों को बदनाम होना पड़ता है। एक दिन मैं इस दुनिया से इस देश को खत्म कर दूंगा। शौर्य ने ये बात गुस्से से कही थी, पर वहां मौजूद लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। पर अद्विका समझ गई कि शौर्य सच में ऐसा करना चाहता है। उसकी पाकिस्तान के प्रति नफरत बहुत ज्यादा गहरी थी। आखिर होती भी क्यों ना, वो एक इतिहास का स्टूडेंट जो था। कुछ देर बाद शौर्य और अद्विका को गांव के अंदर लाया गया और उन्हें पीने के लिए एक शरबत दिया गया। ये शरबत एक खास फल से बनाया था। शौर्य ने इसे पहले जांच लिया और फिर पी लिया। उसे डर था कहीं ये शरबत कोई मांसाहार तो नहीं था। शरबत पीने के बाद शौर्य और अद्विका को वहां मौजूद हनुमान के मंदिर पर ले जाया गया। मंदिर की ओर जाते हुए उस बूढ़े ने शौर्य को बताया कि कैसे इस जगह पर उनका परिवार आया। आज से 800 साल पहले इनका परिवार एक नाव में बैठकर इस तरफ आया था। इसका कारण था राजस्थान और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में हो रहे आक्रमण। इसी वजह से ये लोग एक नाव में सवार होकर अपने परिवार के साथ यहाँ आ गए थे। अफ्रीका में आते ही उनका सामना कई मुसीबतों से हुआ, पर उन्होंने उसका डटकर सामना किया। पर जब उनके जान पर बनाई तो इनके पूर्वज ने भगवान से प्रार्थना की और मानो उनकी प्रार्थना को उन्होंने सुन लिया हो, तब वानर रूप में कई बंदर वहां आए और इनके परिवार को उन्होंने बचाया। उसके बदले उनके पूर्वज ने उन बंदरों को सूखे केले दे दिए। तभी से वो लोग उनकी रक्षा के लिए इस जंगल में उनके गांव के आसपास रहते हैं। और तभी से उनके पूर्वज ने यहाँ आते ही भगवान हनुमान का यहाँ एक मंदिर बनाया और पूरे श्रद्धा से उन्होंने उनकी पूजा करना शुरू किया। उनके गांव का ऐसा इतिहास सुनकर शौर्य चकित हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी धरोहर इस तरह अफ्रीका के इन गहरे जंगलों के अंदर तक पहुंच जाएगी। शौर्य ने नादिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर अपने सफर पर निकल गए। जाते वक्त शौर्य ने वहां पर साफ पानी के लिए एक छोटा गड्ढा बनाया और उसके तल में एक चैनल बनाया, जिसे डायमेंशन के आध्यात्मिक पानी की नदी से जोड़ दिया। फिर उसने उस पवित्र जल के बारे में उस बूढ़े पुजारी को समझा दिया। शौर्य के इस अनमोल उपहार के लिए उस बूढ़े ने घुटनों पर बैठकर धन्यवाद दिया। जब शौर्य वहां से बाहर निकला तो उसकी नजर वहां मौजूद हथियारबंद लोगों पर पड़ी। ये सभी लोग यहाँ के विद्रोही दलों के लोग थे और इनके पास आधुनिक हथियार भी थे। असल में इस देश में अशांति हमेशा से ही बनी रही है। इसी वजह से दुनिया के सारे बुरे काम इस देश के अंदर खुलकर किए जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स का व्यापार, इंसानों की खरीदारी, कीमती और दुर्लभ जानवरों की खरीदारी भी यही होती है। पर इस देश के अंदर रहने वाले लोगों को अशांति पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इसका कारण है इस देश के अंदर मिलने वाले नैसर्गिक संसाधन। इस देश के जमीन के अंदर कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बाहर बहुत ज्यादा ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। यूरोपियन और अमेरिका इसीलिए इस देश में शांति कायम नहीं होने देना चाहते हैं। अगर यहाँ शांति कायम हो जाती है तो उन्हें यहाँ से ये प्राकृतिक संसाधन बिना किसी रोक टोक के नहीं मिलेंगे। इसीलिए इन्होंने यहाँ कई विद्रोही दल बनाए और उन्हें हमेशा देश के अंदर अशांति बनाए रखने के लिए हर तरह के हथियार मुहैया कराए जाते हैं। जब शौर्य ने इन हथियारबंद लोगों को देखा तो उसे अचानक एक कल्पना सूझी और उसके मुंह पर एक तिरछी मुस्कान आई। वो और अद्विका वहां से चुपचाप रेगालिया के अड्डे की तरफ चले गए। इधर रेगालिया के चारों बॉस आज कांगो में पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर शौर्य उनके पीछे आ भी जाता है तो वो लोग यहाँ सुरक्षित रह लेंगे, क्योंकि यहाँ मौजूद विद्रोही दलों के सामने वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि शौर्य और अद्विका उनके पीछे पहले ही यहाँ पहुंच गए हैं और इस वक्त उनके अड्डे की तरफ ही आ रहे हैं। शौर्य और अद्विका रेगालिया के अड्डे के ऊपर आसमान में बादलों के ऊपर बैठ गए और फिर शौर्य ने अद्विका से कहा, अद्विका, आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़ाई दिखाऊंगा जिसकी वजह से हमारा दुश्मन भी मरेगा और ये देश भी इन विद्रोहियों से आजाद हो जाएगा।
और इसके लिए है मैं जो युद्ध नीति इस्तेमाल करूंगा उसे मैंने नाम दिया है द डोमिनोज। शौर्य आज अद्विका को कुछ नया सिखाने वाला था तो उसकी आंखें अपने आप चमक उठी। शौर्य ने अपनी शक्ति का उपयोग करके रिगालिया के छत पर खड़े एक गोरे आदमी को देखा जिसके हाथ में एक रॉकेट लॉन्चर था। शौर्य ने फिर थोड़ा जोर लगाकर उस आदमी को उस ओर घुमाया जिस ओर विद्रोही दल के लोग अपना बेस बनाकर बैठे थे। शौर्य ने अपने उंगली को थोड़ा हिला दिया और अगले ही पल इस रॉकेट लॉन्चर का ट्रिगर दब गया। ट्रिगर के दबाते ही एक रॉकेट सीधा उस बेस की ओर चला गया जहां विद्रोही दल के लोग थे। उसी वक्त उस विद्रोही दल के चैट से भी एक और रॉकेट निकला जो दूसरे दल की ओर जा रहा था। ऐसे करते करते वहां स्थित सभी इमारतों और बेस के ऊपर रॉकेट के हमले हो गए और जंग छोड़ गई। शौर्य ने उसके बाद इस जंग का रुख रिगालिया की तरफ करने के लिए रिगालिया के बेस से अंधाधुंध बचे हुए रॉकेट्स को कैप हटाकर हर तरफ छोड़ दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि सारे विद्रोही दलों ने रिगालिया के ऊपर हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में रिगालिया को विद्रोही दलों ने निस्तानभूत कर दिया। उसके बाद इसी के क्रॉस फायरिंग के चलते बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर खींच गई और ये जंग बिना दिशा के हर तरफ फैल गई। इधर रिगालिया के चारों बॉस खुद की जान बचाकर भागने के फिराक में थी पर तभी उन चारों की गाड़ी पर एक रॉकेट हवा से आया और उन्हें उनकी गाड़ी के साथ उड़ा दे गया। इधर शौर्य की इस हरकत पर अद्विका भी हैरान थी। उसने शौर्य को हैरानी से देखा और हंसने लगी। इधर पूरे कांगो में जंग का आगाज हो गया और किसी को भी ये सोचने का समय नहीं मिला कि ये जंग आखिर क्यों शुरू हुई। शौर्य ने असमान से जानबूझकर जंग को विदेशियों के बेस की तरफ रखा जिस वजह से रातों रात सारे विदेशी बेस खत्म हो गए। दूसरे दिन सुबह तक पूरा कांगो शांत हो चुका था। हर तरफ फैले हुए विद्रोही दल और विदेशी लोगों के ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया था और एक ही दिन में पूरा देश शांत हो चुका था। शौर्य ये सब करने के बाद वहां से वापस निकलने के बारे में सोच रहा था तभी अद्विका बोल पड़ी, पतिदेव आपने इन्हें आजादी तो दे दी पर आपको पता है ना कि ऐसी आजादी और भी ज्यादा खतरनाक होती है। तो पहले आप यहाँ एक स्थिरता लेकर आइए। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर पीट लिया। फिर उसने कुछ सोचकर अपने डायमेंशन के अंदर जाकर कुछ डार्क एल्फ को बाहर लाया। फिर उसने अपनी शक्तियों से उनके चेहरों में थोड़ा बदलाव कर दिए जिससे उनके नुकीले कान गायब हो गए। फिर शौर्य ने उन्हें शासन चलाने और अपनी संप्रभुता के बारे में ज्ञान दे दिया और उन्हें उस देश के अंदर छोड़ दिया। फिर शौर्य और अद्विका वहां से निकल गए। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आया, होस्ट अपने एक पूरे देश की अराजकता को अपने बुद्धि से नष्ट किया है इसीलिए आपके हिस्से 10% का पुण्य जुड़ गया है। ये सुनकर शौर्य ने जब ध्यान से अपने ग्राफ को देखा तो पाया कि अब उसके पुण्य का आंकड़ा 45 हो चुका था। अब शौर्य का अगला निशाना कौन होगा? CH 268 ब्रह्मदेवा का संदेश। पूरे कांगो देश के अंदर तबाही मचाकर उन्हीं के लोगों द्वारा शौर्य ने रिगालिया के मुख्य अड्डों को खत्म कर दिया। साथ ही रिगालिया के चारों लीडर को भी शौर्य ने खत्म कर दिया था। अब शौर्य के सिर से सारी चिंता मिट चुकी थी। शौर्य और अद्विका दिन भर खुले आसमान में उड़कर शाम को घर पहुंच गए। घर पहुंचकर शौर्य ने खुद आगे बढ़कर खाना बनाया और दोनों पति पत्नी ने खाना खाया। दूसरे दिन सुबह शौर्य उठकर कॉलेज के लिए चला गया। वहीं अद्विका घर पर रुक गई। कॉलेज के अंदर आते ही सभी स्टूडेंट्स ने शौर्य को ऐसे देखा मानो वो कोई सेलिब्रिटी हो, पर कोई भी उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शौर्य को भी इन स्टूडेंट्स के साथ घुलने मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। असल में वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि ये लोग उसकी वजह से आगे जाकर किसी फोकट की मुसीबत में ना फंस जाए। इधर कॉलेज के फाइनल एग्जाम की डेट नजदीक आ रही थी। सभी स्टूडेंट्स अब पूरी तरह से अपनी एग्जाम पर फोकस करने के लिए तैयार हो चुके थे। इस कॉलेज में आज तक गैंग्स की वजह से प्रोफेसर भी क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा पाते थे पर अब ऐसा नहीं था। कॉलेज प्रशासन ने नया टाइम टेबल सभी बच्चों के लिए जारी कर दिया था। आज से सभी एकदम से फोकस होकर पढ़ाई पर ध्यान देने वाले थे। यही हाल शौर्य जिस क्लास में था वहां पर भी था। क्लास में हर कोई अब अच्छे से फोकस करके पढ़ना चाहता था। वही शौर्य भी यही करना चाहता था। जब शौर्य अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए आया तो प्रोफेसर पहले ही पोडियम पर खड़े रहकर लेक्चर शुरू करने ही वाले थे। शौर्य ने आकर पूरे रिस्पेक्ट के साथ अंदर आने की परमिशन मांगी तो प्रोफेसर ने एक नजर शौर्य को देखा और उसे अंदर आने का इशारा किया। पर जैसे ही शौर्य ने क्लास के अंदर कदम रखा सभी बच्चे एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने फिर शौर्य के लिए एक साथ तालियां बजाई। शौर्य अचानक वहीं ठिठक कर रुक गया और अपने पीछे मुड़कर देखने लगा, पर उसके पीछे भी कोई नहीं था।
फिर उसने सवालिया नजरों से प्रोफेसर की तरफ देखा तो उन्होंने एक मुस्कान दी, फिर अपना गला साफ करते हुए कहा, यू हैव अर्न दिस, ये सब तुम्हारे बहादुरी के लिए है। इस कॉलेज की परत को तुमने तोड़कर उन गुंडों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया। तुम्हारे आने से पहले यहाँ आए दिन दहाड़े वो गुंडे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मारकर चले जाते थे, पर हम और कॉलेज प्रशासन इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाते थे। पर तुमने जो किया वो यहाँ मौजूद किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं की थी। और तुमसे इस चीज की शुरुआत हुई और देखो शूरभैरों ने आकर उन्हें जड़ से मिटा दिया। ये सुनकर शौर्य ने अपने सिर के पीछे अपना हाथ ले जाकर खुजाया और बोला, वो तो बस उस पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ था। वैसे तो आज तक मैंने एक कॉकरोच को भी नहीं मारा। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास उसे ऐसे देखने लगी जैसे इसने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला हो। वहीं सिस्टम और चंद्रहास एक दूसरे के बाल नोचने लगे थे। सिस्टम ने तो चिल्लाते हुए कहा, होस्ट तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुमने हजारों लोगों को मारकर पहाड़ बना दी है और तुम कह रहे हो कि तुमने कॉकरोच को भी नहीं मारा। शेम ऑन यू। ये सुनकर शौर्य अपने मन ही मन सिस्टम से बोला, यार सच में मैंने कॉकरोच को नहीं मारा, पर बाकी इंसानों और दानवों को मारा, इस बात से मैंने कहाँ मना किया है। ये सुनकर सिस्टम ने राहत की सांस ली। वही क्लास के स्टूडेंट्स अभी भी शौर्य को देख रहे थे तो शौर्य ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे भाई आपके हाथ में गना जाए तो आप जितना पावरफुल कोई नहीं होता। जस्ट पुल दी ट्रिगर एंड यू कैन एंड दी लाइफ। बस याद रखना कि जिसे मार रहे हो वो सच में मरने के लायक है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स के भाव बदल गए। फिर शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और झुककर सभी को प्रणाम किया और बोला, हम सभी इतिहास के स्टूडेंट्स हैं तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, क्योंकि उन्होंने हमें डराकर रखा था कि वो हमसे बेहतर है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम लोग उनसे ज्यादा शातिर और ताकतवर हो सकते हो, बस तुम्हें उस बॉक्स के बाहर सोचना आना चाहिए। उसके बाद शौर्य एक स्टाइल के साथ चलकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। जब तक वह अपनी जगह पर नहीं बैठा तब तक तालियां गूंजती रही। आखिर तालियां बंद हो गई और प्रोफेसर ने क्लास को शुरू कर दिया। अब कॉलेज में ना कोई गुंडा था ना तो कोई बदमाश था, तो पूरा कॉलेज ठीक से शांति से चल रहा था। शौर्य ने उसके बाद अपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए और दोपहर को कॉलेज से बाहर निकलकर अपने काम के लिए निकल गया। वैसे भी पिछले 2 दिनों से शौर्य काम पर नहीं गया था, इसीलिए जब वह काम पर लौटा तो मालिक थोड़ा उखड़ा हुआ था। पर उसने शौर्य को कुछ नहीं कहा और उसके हाथ में डिलीवरी का सामान दे दिया। शौर्य भी चुपचाप अपनी दी हुई गाड़ी पर बैठ गया और काम पर चला गया। शौर्य ने आज शाम तक काम किया और जब होटल पर वापस आया तो उसके मालिक ने उसके हाथ में दिन भर की कमाई दे दी। फिर उसे देखकर कहा, शौर्य तुम अब कल से काम पर मत आना, क्योंकि 2 दिनों में मैंने तुम्हारी छुट्टी की वजह से दूसरे लड़के को काम पर रख लिया है। ये सुनकर शौर्य को थोड़ा बुरा लगा, पर वो समझ सकता था कि ये उसकी अपनी गलती थी। तो उसने मालिक से कोई बहस नहीं की और उनसे अपनी दिहाड़ी ली और वहां से चुपचाप निकल गया। अब शौर्य को अपने लिए नया जॉब ढूंढने की जरूरत थी। उसने उस दिन घर जाकर ऑनलाइन कोई जॉब ढूंढने के बारे में सोचा और घर की तरफ चला आया। आज दिन भर काम करने के बावजूद शौर्य एकदम फ्रेश लग रहा था। उसके घर आते ही अद्विका ने उसका स्वागत एक मीठी मुस्कान के साथ किया। फिर उसने शौर्य के सामने एक लेटर रखा। ये एक अपॉइंटमेंट लेटर था। शौर्य ने जब उसे खोलकर पढ़ा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि अद्विका को एक स्कूल की तरफ से स्कूल में मेडिकल एडवाइजर के लिए नियुक्त किया गया था। शौर्य ने जब लेटर पर उस स्कूल का नाम देखा, स्कूल का नाम था अरियल इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल शहर का जाना माना स्कूल था। इस स्कूल के अंदर दूर दूर से अमीरों के बच्चे पढ़ने आते थे, क्योंकि ये स्कूल सच में एक अरियल स्कूल था। तभी अद्विका ने देखा कि शौर्य ने आज उसके डिलीवरी बॉय वाले कपड़े नहीं पहने थे। उसने तुरंत शौर्य से पूछा, क्या हुआ पतिदेव, आज डिलीवरी के कपड़े रास्ते में ही कहीं भूलकर आ गए क्या? ये सुनकर शौर्य का मानना न उतर गया और हाथ में पकड़े हुए 1000 रुपए अद्विका की हाथ में दे दिए और बोला, मुझे उन्होंने काम से निकाल दिया है। ये सुनकर अद्विका अचानक हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं, तुम कल मेरे साथ इंटरव्यू के लिए आना। हमारी स्कूल में एक वैकेंसी है हिस्ट्री टीचर की। अगर तुमने इंटरव्यू सही से दे दी तो सेकेंडरी के लिए वो तुम्हें अपॉइंट कर लेंगे। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई और उसने तुरंत सिस्टम से कहकर एक टीचर को लगाने वाले सारे ज्ञान को दिमाग में डाउनलोड कर लिया। साथ ही उसने सेकेंडरी का सारा हिस्ट्री का सिलेबस भी डाउनलोड कर लिया। तभी उसे कुछ याद आया और बोला, वैसे स्कूल का टाइमिंग क्या है?
ये सुनकर अद्विका बोली, स्कूल का टाइमिंग तुम्हारे लिए काफी अच्छा है क्योंकि सेकेंडरी की क्लास दोपहर में होती है और प्राइमरी और जूनियर कॉलेज की मॉर्निंग में होती है। इस वजह से तुम अपना कॉलेज भी अटेंड कर पाओगे और स्कूल भी जा पाओगे। ये बात सुनकर शौर्य खुश हुआ और उसने तुरंत सिस्टम से कहकर उसके लिए एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना लिया। जब अद्विका ने शौर्य का रिज्यूम देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि शौर्य के रिज्यूम में उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। वो एक फ्रेशर था, पर उसने जो अपने बारे में लिखा था वो काफी फनी लग रहा था। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस बता कर देखो। अद्विका को ये बात फनी इसलिए लग रही थी क्योंकि शौर्य अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा था। दोनों ने उसके बाद खाना खाया और सोने के लिए चले गए। तभी शौर्य के अंगूठी के अंदर रखी मुद्रा चमकने लगी और उसकी अंगूठी से बाहर आ गई। शौर्य के सामने ब्रह्मदेव थे जो उसे नाराजगी से देख रहे थे। उन्होंने शौर्य को देखते ही कहा, शौर्य, मैंने तुम्हें अज्ञातवास में रहकर पुण्य कमाने के लिए कहा था, ना कि लोगों को आए दिन मारकर पुण्य कमाने के लिए कहा था। आज ही मेरे पास यमराज आकर तुम्हारी शिकायत करके चले गए हैं। उनके ऊपर काम का भार बढ़ चुका है। तुमने पिछले एक हफ्ते में लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है और इन सभी को उचित दंड देने का काम यमराज के ऊपर होता है, पर वो अपनी कुर्सी पर बैठकर ऐसे लोगों को सिर्फ दंड देते नहीं बैठ सकते। ये सुनकर शौर्य बोला, अब मैं उन पापियों को एक एक करके मारते नहीं बैठ सकता था। अब आप ही बताएं फिर मैं क्या करूं? ब्रह्मदेवा ने एक गहरी सांस ली और बोले, अब यहाँ से आगे तुम किसी की भी हत्या तुरंत नहीं करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे बदलने का एक मौका दोगे। अगर वो मान जाता है ठीक, नहीं तो तुम अगली बार उसे बिंदास मार सकते हो। इससे नर्क लोक में होने वाली भीड़ को रोका जा सकता है। इस बात पर शौर्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया, जिस पर ब्रह्मदेव ने कनेक्शन कट कर दिया। दूसरे दिन शौर्य पहले कॉलेज चला गया और सुबह 10 बजे तक लेक्चर्स अटेंड करके इंटरव्यू के लिए स्कूल पर पहुंच गया। एक वक्त उसने अपना पूरा हुलिया बदल दिया था। उसने अपनी दाढ़ी को सही से ट्रिम किया था और अपने बालों को अच्छी तरह से कर लिया। फिर उसने अपने जादुई कपड़ों को एक्टिवेट किया और उसके शरीर के ऊपर क्रीम कलर का शर्ट और ब्राउन कलर की पैंट आ गई। उसने एक खास किस्म का पेन अपनी शर्ट में लगा लिया। उसके पैरों में लेदर के फॉर्मल शूज भी आ गए थे। वो हर एंगल से एक प्रोफेशनल दिख रहा था। वो इंटरव्यू की जगह पर समय पर पहुंच गया। वहां अद्विका भी मौजूद थी। आज वो स्कूल में कुछ और काम ना होने पर प्रिंसिपल के साथ बैठी हुई थी। स्कूल की प्रिंसिपल का नाम शॉलेट डिसूजा था, जो एक केरल की निवासी थी। उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो सिर्फ मलयालम और इंग्लिश में बात करती थी। इनकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी। उन्होंने एक सिंपल ड्रेस पहनी हुई थी, पर उनका प्रिंसिपल वाला ऑरा साफ महसूस हो रहा था। जब शौर्य इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि वहां पर लगभग 20 से ज्यादा लोग इंटरव्यू के लिए आए थे। स्कूल का नॉन टीचिंग स्टाफ इंटरव्यू के लिए आए लोगों को चाय और पानी दे रहा था। उन्होंने शौर्य को भी चाय ऑफर की, जिसे शौर्य ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ लिया और एक अलग अंदाज में उसे पीने लगा। वहां स्कूल के सभी लेडीज स्टाफ की नजरें अभी भी शौर्य पर बनी हुई थी, क्योंकि शौर्य दिखता ही उतना खास था। शौर्य की हर हरकत उन औरतों और लड़कियों को पागल करने के लिए काफी थी। पर इधर अद्विका अपनी उंगलियों दांतों तले दबाकर उन्हें चबा रही थी। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके शौर्य को ऐसे घूर घूर कर देखे। तभी शौर्य की नजर अचानक अद्विका पर पड़ी और उसे अचानक महसूस हुआ कि अद्विका उससे बहुत ज्यादा नाराज दिख रही है। शौर्य ने खुद को किसी मासूम लड़के की तरह सीधा किया और चुपचाप बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। कुछ देर तक रुकने के बाद हर एक टीचर को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया। एक एक करके सभी की बारी हो चुकी थी और शौर्य का भी नंबर आ ही गया। उसकी बगल में बैठी लड़की, जो उससे कितनी देर से कुछ कहना चाहती थी, वो अचानक बोल पड़ी, सर ऑल दी बेस्ट, इंटरव्यू अच्छे से देना। ये सुनकर शौर्य ने झुककर गर्दन हिलाई और ऑफिस के अंदर चला आया। जब प्रिंसिपल ने शौर्य का रिज्यूम देखा तो उन्हें भी उसे देखकर खुशी हुई, क्योंकि उन्हें भी एक ऐसा टीचर चाहिए था जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता हो। प्रिंसिपल ने उसे टेस्ट करने के लिए कहा, मिस्टर शौर्य, आपने लिखा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको कहने की जरूरत है। तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि अगर मैंने आपको किसी को मारने कहा तो आप उसे मार दोगे? ये सुनकर शौर्य तपाक से बोला, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, बस सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। मैं वैसे बिना वजह किसी को मारना पसंद नहीं करता। ये सुनकर शॉलेट चौंक गई। उसने तो ऐसे ही पूछा था, पर शौर्य को सच में करने की बात कर रहा था।
उसने फिर बात को बदलते हुए कहा, मिस्टर शौर्य, आपका बच्चों को पढ़ाने के बारे में क्या सोचना है? शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैडम, वैसे तो एक क्लास में कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जो भी पढ़ाएं वो हर उस प्रकार के स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। मैं उन्हें पढ़ाने के समय उन्हें एक घड़े की तरह देखता हूँ और मैं एक बड़ा सा मटका। मेरे पास जितना ज्ञान है मुझे वो सब उन खाली घड़ों में समान मात्रा में भरना है। भले इन छोटे घड़ों का आकार अलग अलग है पर उन सब के पास मेरा पढ़ाया ज्ञान पहुंचना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसिपल इम्प्रेस हो गई और फिर उसने अगला सवाल पूछा, मिस्टर शौर्य, आपकी फिलॉसफी तो काफी अच्छी है पर अभी तक आपके पास बच्चों को पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, तो आप इसे कैसे कर पाएंगे? ये सुनकर शौर्य मुस्कुरा कर बोला, आप मुझे एक बार पढ़ाने का मौका देकर देख सकती है। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप मुझे अपॉइंट कर सकती है, नहीं तो आप मुझे रिजेक्ट करने का अधिकार तभी भी रखती ही है। ये सुनकर प्रिंसिपल हंसने लगी और बोली, ओके देन, मैं आपको एक चांस देती हूँ। अगर आप मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब होंगे तो मैं आपको हमारे स्कूल के हिस्ट्री टीचर पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दूंगी। ये सुनकर शौर्य बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोला, चलिए फिर मैं आपको मेरा डेमो देता हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल हंस पड़ी और बोली, ठीक है, 2 और कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद मैं तुम्हारा डेमो देखना चाहूंगी। शौर्य ने हाँ कहकर फिर वहां से निकल गया। तभी अंदर प्रिंसिपल के कान में अद्विका ने कुछ कहा और प्रिंसिपल मुस्कुराने लगी। अब कैसा होगा शौर्य का ये डेमो? क्या शौर्य अपने लिए ये जॉब ले पाएगा? क्या शौर्य सच में एक टीचर बन पाएगा? क्या शौर्य ब्रह्मदेव के आदेश के अनुसार दूसरों को एक मौका दे पाएगा? CH 269 शौर्य बन गया टीचर। शौर्य ने आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में इंटरव्यू दिया और उसे प्रिंसिपल में एक मौका देकर डेमो के लिए रोक लिया। शौर्य के बाद 2 बचे इंटरव्यू खत्म हो गए और शौर्य को डेमो के लिए क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। शौर्य ने अपने हाथ में मिला हुआ बोर्ड मार्कर पेन उठाया और क्लास के अंदर एंट्री मारी। उसने क्लास के अंदर आते ही सामने 50 से ज्यादा बच्चों को बैठा हुआ देखा। ये सभी बच्चे 2 डिवीजन के बच्चे थे जिन्हें क्लास में एक साथ शौर्य को टेस्ट करने के लिए जबरदस्ती भेजा था। इस क्लास में बैठे हुए बच्चों में से कोई भी बच्चा 9वीं क्लास का नहीं था। सभी बच्चे 10वीं क्लास के थे। इन बच्चों के लिए ये सारा सिलेबस पिछले साल पहले ही हो चुका था। शौर्य को परिस्थिति का थोड़ा अंदेशा हो चुका था पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सबसे पहले अपना मार्कर टेबल पर सीधा खड़ा किया और अपने हाथ के कप्स खोलकर उन्हें रोल करके पीछे कर लिया। उसकी ऐसी स्टाइल वहां बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए काफी थी क्योंकि उसकी मस्कुलर बॉडी इस वजह से उठकर दिखाई दे रही थी। उसके बाद शौर्य ने अपना हाथ टेबल पर मारा और मार्कर उड़कर उसके हाथ में आ गया। मार्कर हाथ में आते ही शौर्य ने बड़े ही तीखे अंदाज में उसे अपनी उंगलियों पर नचाया। शौर्य की ये स्टाइल भी वहां बैठे सभी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आई। शौर्य ने फिर खुद को सीधा किया और बोला, हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौर्य है और आज मैं आप सभी को एक बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ाने आया हूँ। तभी सामने बैठा लड़का बोला, सर, आपको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप किसी बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। एकदम सही पकड़े हो, जब तक मैं इसे पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पर किसी और ने पढ़ाया तो आपके लिए ये सब्जेक्ट एक बोरिंग सब्जेक्ट ही होगा। तो फिर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूंगा। इस कहानी में एक था राजा और एक थी रानी, उसके बाद दोनों मर गए, खत्म कहानी। शौर्य की इतनी छोटी कहानी सुनकर बच्चे भी हड़बड़ा गए पर तभी शौर्य बोला, ऐसा हो सकता था पर इन दोनों के कार्यकाल में उनके साम्राज्य में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये इस कहानी का जो अहम हिस्सा था वो रह जाता है। तो क्या आप लोग इस हिस्से को जानना चाहेंगे? शौर्य का ये सवाल खत्म होते ही प्रिंसिपल मैडम और उनके साथ 2 और लेडी टीचर्स क्लास में एंट्री लेते हैं। उन्हें देखकर शौर्य रुकता नहीं और बच्चों को फिर एक बार पूछता है, क्या आपको ये जानना है? सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर एक साथ कहते हैं, सर जल्दी बताइए क्या हुआ था। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर तिरछी स्माइल आती है और वो बोर्ड पर चैप्टर का नाम लिखता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बच्चों को पाठ का नाम तुरंत याद आता है पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इसके अंदर राजा कौन था और रानी कौन। पर उनकी उत्सुकता जो शौर्य ने बढ़ाई थी उस वजह से वो ज्यादा सोचते नहीं और शौर्य की ओर पूरी तरह से ध्यान देने लगते हैं। कुछ ही देर में शौर्य अपने आवाज में उतार चढ़ाव और कॉमिकल एक्सप्रेशन के साथ क्लास के सामने घूम घूम कर पूरी कहानी बताता है। शौर्य की कहानी जब अंत तक आए तो वो रुक गया। तभी अचानक प्रिंसिपल मैडम बोली, सर आगे क्या हुआ? ये सुनकर शौर्य ने सभी को एक नजर देखा और कहानी का एंड उनके सामने खोल दिया।
उसके बाद शौर्य ने बच्चों को जांचने के लिए सवाल पूछे और बच्चों ने मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब शौर्य को दे दिए। प्रिंसिपल मैडम, जो 10वीं के सभी बच्चों के टैलेंट से वाकिफ थी, वो भी आज हैरान हो गई जब क्लास के सबसे कमजोर बच्चे ने भी सही जवाब दिया। वो भी इस क्लास को थोड़ा और बैठकर सुनना चाहती थी, पर उनका डेमो का समय खत्म हो गया था। तो वो पहले अपने हाथ में शौर्य के लेसन का रिपोर्ट लेकर क्लास के बाहर गई। उनके साथ आए 2 लेडी टीचर्स लेकिन अपनी नजरें शौर्य से हटा ही नहीं पा रही थी। प्रिंसिपल मैडम ने उन्हें देखकर उन्हें उनके ख्यालों से बाहर लाया और अपने साथ लेकर बाहर चली गई। उनके जाने के बाद अचानक सभी बच्चों ने शौर्य को घेर लिया और बोलने लगे, सर अभी से आप हमें हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आ जाए। हम सब लोग 10वीं वाले हैं। सर इस साल आप ही हमें पढ़ाएंगे। सुनकर शौर्य को उसके क्लास की तरफ से हाँ होने का सिग्नल मिल गया। अब बस प्रिंसिपल की हाँ का इंतजार था। ये इंतजार भी खत्म हो गया और प्रिंसिपल ने शौर्य के ऑफिस के अंदर आते ही उसके सामने उसका अपॉइंटमेंट लेटर रख दिया। शौर्य ने खुशी से वो लेटर ले लिया और मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगा। ये देखकर प्रिंसिपल बोली, मिस्टर शौर्य, आपकी वाइफ इस वक्त लोअर ग्रेड्स के मेडिकल चेकअप के लिए गई है। ये सुनकर शौर्य आंखें फाड़कर प्रिंसिपल को देखने लगा तो प्रिंसिपल ने हंसते हुए कहा, ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। आपकी पत्नी मेरी स्टूडेंट थी जब मैं उसे मिलिट्री स्कूल में पढ़ाती थी। यू आर वेरी लक्की फेलो, जिसे अद्विका ने पसंद किया है। ये बात सुनकर शौर्य के गाल शर्म की वजह से लाल हो गए। फिर वो उठकर बाहर जाने लगा। तभी प्रिंसिपल मैडम बोली, मिस्टर शौर्य, आपने एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं बताई अभी तक। इसका जवाब देते हुए शौर्य ने हंसकर कहा, मुझे उतनी सैलरी दीजिए जितनी मैं डिजर्व करता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने हाथ जोड़कर एक बार उन्हें प्रणाम किया और बाहर निकल आया। वो ये खुशखबरी अद्विका को जल्द से जल्द देना चाहता था। जैसे ही वह अद्विका के मेडिकल सेक्शन में पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी जिसने ट्रैकसूट पहना था और जिसके बाल एकदम छोटे कटे हुए थे और उसकी भौहें मोटी थी, उसका थोबड़ा किसी पहलवान की तरह दिख रहा था, वो अद्विका को घूर घूर कर देख रहा था। शौर्य को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो उसे मारने वाला ही था। तभी उसे बेहद की बात याद आई और उसने खुद के गुस्से को दबा दिया और शांति से उसके पास जाकर बोला, भाई साहब, किसी और की बीवी को ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं है, वरना एक दिन उसका पति आपको कुत्ते की तरह धो देगा। उस लड़के ने मुड़कर शौर्य को एक बार ऊपर से नीचे देखा और अकड़कर बोला, तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले? लगता है तुम यहाँ नए हो, वरना मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं करते। उसकी इस बात पर शौर्य को हंसी आए और उसने अपना भारी हाथ उस लड़के के कंधे पर रख दिया। शौर्य के हाथ रखते ही वो लड़का एक तरफ झुक गया और तभी उसे शौर्य की आवाज उसके कान के बेहद पास सुनाई दी, तुम जिसे इतनी लार टपकाते हुए देख रहे हो ना, मैं उसका पति हूँ। ये सुनकर उस लड़के ने तुरंत खुद को शौर्य ने दूर किया और बोला, कुछ भी। अगर तुम उसके पति हो तो मैं भी उसका बाप हूँ। ये सुनकर शौर्य झुका और तुरंत उसने उस लड़के के पैर पकड़े और बोला, पाए लागू ससुर जी, आप इतने दिनों से कहाँ थे? मेरी बीवी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। ऐसा कहकर शौर्य ने चिल्लाते हुए आवाज दी, अद्विका देखो मुझे कौन मिला है, यहाँ आओ जल्दी से। शौर्य की आवाज सुनकर अद्विका ने शौर्य और उस लड़के को देखा और वो उठकर उनकी तरफ ही आने लगी। इसे देखकर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर खुद की इज्जत को उतरने से बचाने के लिए वो तुरंत वहां से चला गया। तभी अद्विका के अपने पास आते ही शौर्य ने अपने हाथ का अपॉइंटमेंट लेटर अद्विका के हाथ में दे दिया। उस लेटर को देखकर अद्विका खुश हो गई। उसने शौर्य को एकदम बिजली की रफ्तार से आगे आकर किस कर लिया और पीछे हट गई। शौर्य ने अपने ओंठों पर हाथ रखते हुए कहा, मजा नहीं आया। पर तभी अद्विका उसे रोकते हुए बोली, बाकी आपको घर पर मिलेगी। अब आप चुपचाप घर जाएं और आराम कीजिए। अद्विका की बात को शौर्य ने सिर झुकाकर मान लिया और वहां से चला गया। जब वो गेट के बाहर आया तो उसे वही लड़का दिखा तो शौर्य ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, क्या हुआ ससुर जी, आप यहाँ हवा खाने आए हो क्या? शौर्य की सवाल में उस लड़के के लिए तंज था, पर उस लड़के ने खुद को काबू किया और बोला, बच्चे तू आग के साथ खेल रहा है। अद्विका मिस सिर्फ मेरी है। अगर तू उसके आसपास भी नजर आया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। उस लड़के की बात सुनकर शौर्य को गुस्सा आने लगा और उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि वो उसे तुरंत मारना चाहता था, पर उसने ब्रह्मदेव की बात को याद करते हुए खुद को कंट्रोल किया। फिर शौर्य ने आराम से उस लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, अबे टकले, तुझे अभी तो मैंने बताया था कि वो मेरी वाइफ है। अगर तुम हम दोनों के बीच आया तो मैं तुझे सच में गायब कर दूंगा।
शौर्य की धमकी उस लड़के के लिए ज्यादा सीरियस नहीं थी तो उसने शौर्य का मजाक उड़ाया। फिर उस लड़के ने अपनी बॉडी को दिखाते हुए बोला, तू खुद को क्या समझता है कि अद्विका को तू अगर अपनी वाइफ बोलेगा तो वो तेरी वाइफ बन जाएगी? मेरे माथे पर कहीं लिखा है क्या कि मैं बेवकूफ हूँ? अब यहाँ से चुपचाप निकल जा वरना तुझे मैं गायब कर दूंगा। ये सुनकर शौर्य का मन तो कर रहा था कि इसकी सारी अक्ल दो घूसों में ठिकाने लाई जाए, पर उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया और उस लड़के को नजरअंदाज करते हुए वो निकल गया। शौर्य को पता था कि इस लड़के से निपटने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। ऊपर से ब्रह्मदेव ने कहा था कि हर किसी को सुधरने का एक मौका दो और बाद में उनका हाल बेहाल कर दो। कैसा रहेगा शौर्य का स्कूल? क्या शौर्य को ये लड़का कल वापस परेशान करेगा? क्या शौर्य इस लड़के को एक सुधरने का मौका दे पाएगा?